तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। माना जा रहा है कि इसी मुलाकात में ईरान पर आखिरी फैसला हो सकता है और ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें अब बीजिंग पर टिकी हैं। लेकिन बीजिंग से करीब 11,000 किलोमीटर दूर पेंटागन में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन स्लेज हैमर की तैयारी पूरी हो चुकी है। दावा है कि इस ऑपरेशन को मित्र राष्ट्रों के उस अभियान की तर्ज पर तैयार किया गया है जिसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के खिलाफ बनाया गया था। यानी ट्रंप अब ईरान के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध की व्यूह रचना लागू करने वाले हैं। क्या है ट्रंप का ऑपरेशन स्लेज हैमर और कैसे ये हॉर्मुज में ईरान की बेड़ियों को तोड़ सकता है? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अगर सीज फायर टूटा तो अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले करेगा। इस बार सबसे पहले ईरान के हाथ से हॉर्मुज का कंट्रोल छीना जाएगा। ये सैन्य अभियान बिल्कुल नए तरीके से शुरू होगा। दूसरे चरण का नाम ऑपरेशन स्लेज हैमर रखने की तैयारी है। इसका ब्लूप्रिंट सिचुएशन रूम में तैयार हो चुका है। और ऑपरेशन स्लेज हैमर के कुल 3 चरण होंगे। पहले चरण के केंद्र में अमेरिका का छल छिपा है। दरअसल पहले चरण में अमेरिका हॉर्मुज में 3 से 4 डिस्ट्रॉयर को गश्त के लिए भेजेगा। ये डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज के सबसे खतरनाक हिस्से में गश्त करेंगे। ये कोई सामान्य गश्त नहीं होगी, बल्कि एक सोची समझी चाल होगी। इन जहाजों को अमेरिका चारे की तरह इस्तेमाल करेगा। अमेरिका की कोशिश ईरान की मच्छर फ्लीट को उकसाने की होगी। ईरान इन्हें आसान लक्ष्य मानेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। समंदर से हजारों फीट ऊपर टोही विमान और ड्रोन निगरानी कर रहे होंगे, जिसमें P-8 पोसाइडन, E-2 हॉकाई, MQ-9 रीपर ड्रोन और RQ-4 ग्लोबल हॉक शामिल होंगे। इसके अलावा अमेरिकी सैटेलाइट भी निगरानी रख रहे होंगे। इन सभी के रडार ईरान की मच्छर फ्लीट पर टिके होंगे। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें फ्लीट की लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा। ड्रोन, विमान और सैटेलाइट के जरिए पता लगाया जाएगा कि हमले कहां से शुरू किए गए, यानी इनका मुख्य लॉन्च पैड क्या था। अमेरिका को शक है ईरानी बोट्स का मुख्य केंद्र केश द्वीप, सिरी द्वीप या फिर बंदर अब्बास पोर्ट हो सकता है। सटीक लोकेशन मिलते ही तीसरा चरण शुरू होगा। अमेरिका और अरब के देश संयुक्त हमला कर देंगे। USS अब्राहम लिंकन से जुड़े F-18 फाइटर जेट और समंदर में मौजूद डिस्ट्रॉयर टोमाहॉक मिसाइलों से ईरान के नेवल बेस और लॉन्च पैड को तबाह कर देंगे। जिसके बाद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के जरिए अमेरिकी स्पेशल कमांडो और मरीन इन द्वीपों पर उतरकर कब्जा करेंगे, ताकि ईरान का खतरा हॉर्मुज से खत्म किया जा सके। 1942 में सोवियत संघ जर्मन सेना के दबाव में था। जर्मनी की सेना तेजी से सोवियत संघ में आगे बढ़ रही थी। ऐसे में मित्र देशों ने एक योजना तैयार की, जिसका उद्देश्य जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलना था। अचानक हमला करके जर्मन सेना का ध्यान सोवियत संघ से हटाना था। इस योजना में मित्र राष्ट्रों का प्लान चेरबर्ग और कॉन्टैटिन प्रायद्वीप पर कब्जा करने का था। इस प्लान का नाम ऑपरेशन स्लेज हैमर रखा गया था। हालांकि मित्र राष्ट्रों ने इसे कभी लागू नहीं किया। और ईरान ने हॉर्मुज में अपने अदृश्य शिकारी नारवाल अंडर वाटर ड्रोन को तैनात कर दिया है। यह अपने साथ 450 से 500 किलो तक बारूद लेकर जाने में सक्षम है, जो एक युद्धपोत को उड़ाने के लिए काफी है। यह अंडर वाटर ड्रोन AI तकनीक से लैस है, जिसके जरिए यह मिलिट्री जहाज पहचानने में सक्षम है। इसमें खुद दुश्मन के टारगेट को पहचानने और उन्हें खत्म करने की काबिलियत है। नारवाल ड्रोन की रेंज 120 से 130 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। यह समंदर में दुश्मन पर 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकता है। खास बात यह है कि अंडर वाटर ड्रोन लिथियम बैटरी पर चलता है, जिसकी वजह से ड्रोन का इंजन बिल्कुल भी आवाज नहीं करता। यही वजह है कि इसे समंदर का अदृश्य शिकारी कहा जाता है। समंदर में आवाज या हलचल नहीं होने की वजह से युद्धपोत का सोनार भी इसे पकड़ नहीं पाता। यह 300 मीटर की गहराई में रहकर दुश्मन का इंतजार करता है। ईरान की माने तो यह 96 घंटे से ज्यादा समंदर के अंदर रह सकता है। अब ईरान ने इन ड्रोन्स के जरिए स्वॉर्म अटैक का प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक 50-50 ड्रोन के ग्रुप बनाने की तैयारी है। एक साथ इतने ड्रोन्स को रोकना अमेरिका के लिए असंभव होगा। ईरान में एंटी हेलीकॉप्टर ड्रिल जारी है। IRGC ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को तबाह करने का अभ्यास कर रही है। FPV ड्रोन और मिसाइल लॉन्चर से हमले का अभ्यास हो रहा है। इसका एक वीडियो भी ईरान ने जारी किया है, जिसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की डमी पेंटिंग को तबाह करते दिखाया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंच चुके हैं। उनका भव्य स्वागत हुआ। पूरी दुनिया की नजर अब जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात पर है। क्या वार्ता में ईरान का मुद्दा शामिल होगा? हालांकि दौरे पर जाने से पहले ट्रंप ने एक टोन सेट की, संकेत दिए कि ईरान से स्थायी युद्ध विराम का हल खोजना वार्ता का अहम मुद्दा रहेगा। अब ट्रंप और जिनपिंग की मेज पर ईरान का भविष्य है, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या चीन की प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी और ट्रंप का बिजनेस माइंड अरब सागर की ये आग बुझा पाएगा, या हॉर्मुज ही महाविनाश का एपिसेंटर बना रहेगा?
नजरें बीजिंग पर हैं, क्योंकि जहां से निकला फैसला तय करेगा सुलह होगी या सर्वनाश। जिसमें ईरान को 100% यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा, मिसाइल प्रोडक्शन भी तुरंत कम करना होगा, मिसाइल रेंज 100 किलोमीटर तक सीमित करनी होगी, ईरान को हॉर्मुज से अधिकार तुरंत छोड़ना होगा, पश्चिमी देशों के जहाजों को हॉर्मुज में एंट्री देनी होगी। इस बीच इजराइल ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर संकेत दिए हैं, क्योंकि इजराइल को लग रहा है कि ट्रंप चीन के दबाव में ना आ जाएं, दबाव में आकर ईरान की कुछ शर्तों को ना मान लें, हॉर्मुज को लेकर कुछ मुद्दों पर सहमत हो जाएं, तुरंत युद्ध रोकने का फैसला कर लें, प्रॉक्सी गुटों के मुद्दों को अनदेखा कर दें। और चीन में ट्रंप और जिनपिंग के बीच अगर ईरान की शर्तों पर करार हुआ तो ईरान हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार हो सकता है। ईरान की पहली शर्त है लेबनान सहित सभी फ्रंट पर युद्ध खत्म किया जाए। ईरान की दूसरी शर्त है कि उस पर लगाए सारे प्रतिबंध हटाए जाए जिन्हें अमेरिका ने लगाया है। तीसरी शर्त में ईरान का कहना है कि उसकी सारी फ्रीज संपत्ति मुक्त की जाए, जबकि चौथी शर्त में ईरान का तर्क है कि युद्ध का हर्जाना अमेरिका और इजराइल मिलकर दें। इस बीच ईरान का क्या होगा? क्या ईरान से सुलह का रास्ता निकलेगा? क्या चीन अच्छे मध्यस्थ की भूमिका निभा पाएगा? क्या चीन हॉर्मुज खुलवाने में कामयाब हो पाएगा? और अगर करार इजराइल के मुताबिक नहीं हुआ तो इजराइल ईरान में ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग शुरू कर सकता है, जिसमें पहला टारगेट नतान्स फोर्दो एटमी सेंटर है, जहां हमला हुआ रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा है अगर हमला हुआ तो। साथ ही इजराइल यूरेनियम पर कब्जा कर सकता है। दूसरा टारगेट तेहरान है, जहां सैन्य और कमांड हेडक्वार्टर्स है, वहां हमला होने पर सेना तक ऑर्डर नहीं पहुंच पाएंगे, गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। तीसरे नंबर पर बंदर अब्बास है, जो एक ऑयल पोर्ट और नेवल बेस है, वहां हमला होने पर तेल सप्लाई पूरी तरह टूट जाएगी। साथ ही होर्मुज से ईरान का कंट्रोल हटने का खतरा है। अगला टारगेट इस्फहान तबरीज है, जो मिसाइल सिटी और प्रोडक्शन प्लांट है, जहां हमला होने से जवाबी ताकत कमजोर पड़ सकती है। साथ ही प्रॉक्सी गुटों तक हथियार नहीं पहुंचेंगे। पांचवा टारगेट अराक है, जो भारी जल संयंत्र है, यहां हमला होने से प्लूटोनियम संवर्धन रुकने का खतरा है, जिससे ईरान की एटमी क्षमता खत्म हो सकती है। अमेरिका युद्ध के जरिए दुनिया में अपना वर्चस्व साबित करता रहा है, लेकिन इसके लिए वो अरबों खर्च भी करता रहा है। अमेरिका ने 1950 से 1953 तक चले कोरियाई युद्ध में 28 लाख करोड़ फूंक डाले, जिसमें नॉर्थ कोरिया पर लगाम लगाई थी। वियतनाम युद्ध, जो करीब 20 साल यानी 1955 से 1975 तक चला था, अमेरिका ने वहां 83 लाख करोड़ फूंक डाले थे, फिर भी जीत नहीं पाया था। इसी तरह 1990-91 खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने 8 लाख करोड़ खर्च कर दिए थे, जबकि खाड़ी में ही 2003 से 2011 तक चले इराक युद्ध में भी 175 लाख करोड़ खर्च किए थे। अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका 2001 से 2021 तक फंसा रहा, जहां उसने सैनिकों पर 190 लाख करोड़ खर्च किए थे, जबकि इसी साल ईरान युद्ध में अब तक 4 लाख करोड़ खर्च कर चुका है। और अमेरिका हॉर्मुज अभियान के लिए जिस तरह का समर्थन चाहता है वो अब मिलने वाला है। नेटो महासचिव ने यूरोप से अपील की है कि हॉर्मुज पर गंभीरता से एक्शन की जरूरत है। अब माना जा रहा है कि नेटो भी हॉर्मुज को खुलवाने का मिशन शुरू कर सकता है। ब्रिटेन और फ्रांस सेना भेजने की मुहिम शुरू भी कर चुके हैं। ब्रिटेन 40 देशों के साथ मिलकर मिशन हॉर्मुज की नींव रखने जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान को भविष्य में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ ईरान हॉर्मुज सील करने के बाद फारस की खाड़ी के उत्तरी छोर पर कंट्रोल की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब हॉर्मुज खोलने का मिशन सिर्फ अमेरिका का नहीं रहेगा। इस अभियान की कमान अब नेटो संभाल सकता है। उन्होंने कहा है कि यूरोप को ईरान और हॉर्मुज में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। वो नेटो के भविष्य को लेकर बहुत आशावादी हैं। नेटो को दुश्मनों, खासकर रूस से अपनी रक्षा करनी चाहिए। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। 40 देशों के रक्षा मंत्री बैठक में शामिल होंगे। हॉर्मुज खोलने के लिए सभी देश रणनीति बनाएंगे। ईरान इस वक्त अमेरिका इजराइल को ललकार रहा है, लेकिन 40 देशों का संयुक्त सैन्य ऑपरेशन शुरू हो सकता है। 40 देशों से मुकाबले में ईरान का 4 दिन टिकना भी मुश्किल होगा। अब ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी तैनाती की तैयारी है। ब्रिटेन की नौसेना और वायुसेना सबसे पहले पहुंच सकती है। यूरोपियन यूनियन ने भी प्लान बनाना शुरू कर दिया है। फ्रांस के साथ जर्मनी और दूसरे देश अपनी सेना भेज सकते हैं। तो ब्रिटेन 40 देशों को साथ लेकर हॉर्मुज मिशन शुरू करने वाला है और इसके लिए ब्रिटेन हॉर्मुज में अपने कई युद्ध पोत उतार सकता है। ब्रिटेन की वायुसेना भी मिशन के लिए तैयार हो रही है। ब्रिटेन यहां टाइफून फाइटर जेट तैनात कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी तैनाती शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जासूसी विमान भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है कि बड़ी तैयारी के साथ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान के खिलाफ अभियान चलेगा। समुद्र से माइंस हटाने में ब्रिटेन सक्षम है और इसके लिए ब्रिटेन माइन हंटर शिप भेजेगा।
ब्रिटेन के पास समुद्री माइंस को नष्ट करने वाले अंडर वाटर ड्रोन भी हैं। माइंस हटाकर ब्रिटेन हॉर्मुज को क्लियर करेगा, लेकिन इस अभियान के लिए ईरान से मुकाबले की भी तैयारी। कुवैत का आरोप है कि ईरान ने कुवैत के द्वीप पर हमले की कोशिश की। कुवैत के द्वीप पर चीन की मदद से प्रोजेक्ट जारी है। कुवैत का द्वीप फारस की खाड़ी का उत्तरी सिरा है। तो कुवैत का द्वीप टारगेट क्यों बना, इसे समझने के लिए फारस की खाड़ी के उत्तरी छोर की स्थिति को समझिए। कुवैत का दावा है कि ईरान ने बुबियान द्वीप पर हमले की कोशिश की। कुवैत के इस द्वीप पर मुबारक अल कबीर पोर्ट है। यहां चीन आधुनिक बंदरगाह का निर्माण करवा रहा है। यही समुद्र के बेहद सकरे रास्ते के जरिए इराक का कस्र पोर्ट जुड़ा है। इसी रूट पर आगे इराक का खोर अल जुबैर पोर्ट है। ईरान इसी बुबियान पर कब्जे की कोशिश में है। यह फारस की खाड़ी का उत्तरी छोर है। इराक की तरफ से जहाज यहीं से फारस की खाड़ी में एंट्री लेते हैं। इराक से खाड़ी का यही इकलौता रूट है जो कार्गो भेजने के लिए बेहद अहम है। माना जा रहा है कि इस रूट पर ईरान नियंत्रण की कोशिश में है ताकि इराक और कुवैत में अमेरिका के लिए नई मुश्किलें पैदा हो तो वही चीन की ईरान पर निर्भरता और बढ़ सके। समुद्र में मौजूद बेहद सकरे रास्ते का नाम खोर अब्दुल्ला है। यह उत्तरी फारस की खाड़ी का मार्ग है। कुवैत इराक के बीच का रास्ता है और इसे फारस की खाड़ी का एंट्री गेट भी कहा जाता है। खोर अब्दुल्ला रूट ही आगे जाकर खोर अल जुबैर मार्ग से मिलता है और इराक के व्यापार के लिए बहुत अहम है। ईरान ने जिस मुबारक अल कबीर पोर्ट पर कब्जे की कोशिश की, इसी को लेकर कुवैत और चीन में डील हुई है। चीन ने यहां कुवैत के साथ 4.1 अरब डॉलर का समझौता किया है। अब चीन के फंड से निर्माण हो रहा है। यहां पर आगे इराक का कस्र पोर्ट है। यह इराक के गहरे पानी वाला बंदरगाह है। हर साल यहां से 80 लाख टन कार्गो का परिवहन होता है। कस्र पोर्ट समुद्री सिल्क रूट का हिस्सा है। यही वजह है कि अब ईरान की नजर इस इलाके पर है। बीजिंग में महामुलाकात से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर अलार्म बजा दिया है। यह है दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल सरमत के साथ ऑरिशनिक का प्रदर्शन। यह अमेरिका के लिए संदेश है, क्योंकि ट्रंप ने चीन रवाना होने से पहले कहा कि धरती पर 2 महाशक्तियां हैं, पहली अमेरिका और दूसरी चीन। पुतिन ने अमेरिका को तुरंत याद दिलाया कि ट्रंप रूस की अजेय परमाणु शक्ति को भूल रहे हैं। सरमत का परीक्षण करके पुतिन ने संकेत दे दिया है कि बीजिंग में होने वाली कोई भी डील रूसी हित के खिलाफ ना हो। सरमत मिसाइल की लंबाई 116 फीट है, यानी ये मिसाइल एक 11 मंजिला इमारत के बराबर है। सरमत मिसाइल की रेंज 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लंबी रेंज की वजह से सरमत को रूस के किसी भी मिसाइल बेस से पृथ्वी के किसी भी हिस्से में दागा जा सकता है। सरमत की रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी पुतिन की ये मिसाइल 19 मिनट में रूस से अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। सरमत मिसाइल एक साथ 15 से ज्यादा वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिन्हें अलग अलग जगह गिराया जा सकता है। यानी ये मिसाइल एक साथ 15 से ज्यादा यूरोपीय देशों की राजधानी को तबाह कर सकती है। मिसाइल को सबसे विध्वंसक बनाती है उसकी वॉरहेड क्षमता। सरमत का हर वॉरहेड अपने साथ 750 किलो टन का परमाणु बम लेकर जा सकता है। यानी ये मिसाइल अपने साथ हिरोशिमा पर गिरे न्यूक्लियर बम से 50 गुना ताकतवर परमाणु बम लेकर जा सकती है। ऑरिशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है, जो पूरा यूरोप कवर कर नेटो देशों तक पहुंच सकती है। ऑरिशनिक मिसाइल की स्पीड लगभग 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये मल्टीपल वॉरहेड्स वाली MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, जो एक मिसाइल से करीब 6 अलग टारगेट को भेज सकती है। मौजूदा नेटो एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और थाट इसे रोक नहीं सकते। रूस चाहता है कि अमेरिका ईरान पर परमाणु कार्यक्रम बंद करने का दबाव ना बनाए। ईरान पश्चिमी एशिया में रूस का करीबी सहयोगी है। इसके साथ ही अरब में रूसी वर्चस्व के विस्तार का केंद्र भी है। अगर हॉर्मुज और अरब क्षेत्र में ईरान का प्रभाव बढ़ा तो इससे रूस के हित सधेंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिशन यूरोप की शुरुआत करने वाले हैं, ऐसे संकेत उनके बयान से मिल रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि रूसी सेना यूक्रेन में लक्ष्यों की पूर्ति के करीब है। हालांकि यूक्रेन ने अंदेशा जताया है कि पुतिन युद्ध बंद नहीं करने वाले हैं और लगातार हमले जारी रखेंगे। लेकिन क्रेमलिन का दावा है कि त्रिपक्षीय डील की शर्तें करीब फाइनल है। अगर यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाता है या लगता है तो यह रूस अमेरिका की कूटनीतिक सफलता होगी, लेकिन यूरोप के लिए झटका भी, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए यूरोप पुतिन को यूक्रेन युद्ध में उलझाए रखना चाहता है ताकि पुतिन ऑपरेशन बाल्टिक की शुरुआत ना कर सके। पुतिन ने पत्रकारों से कहा है कि मेरा विचार है कि विवाद का अंत करीब है।
इस पर जेलेंस्की ने संदेह जताते हुए कहा है कि मॉस्को युद्ध विराम नहीं चाहता है। इसके बाद क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुतिन के बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय वार्ता में बड़ी प्रगति हुई है। स्थिति समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है। और ईरान पर बरसती मिसाइलें और आसमान से आग उगलते अमेरिकी बॉम्बर्स के दम पर अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन हकीकत इसके उलट निकली। अरब सागर में अमेरिका का अरबों का खर्चा पानी में बह गया। ना तो हॉर्मूज खुला और ना ही ईरान का हौसला टूटा। उल्टा अब राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा खुद अपनी मीडिया पर फूट पड़ा है। ट्रंप का आरोप है कि अमेरिकी मीडिया फेक न्यूज फैलाकर दुश्मन को ताकतवर दिखा रहा है और यह वर्चुअल देशद्रोह है। पहली रिपोर्ट में है कि अमेरिका के हमलों से ईरान को खास नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी रिपोर्ट में है कि ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता फिर हासिल कर ली है। ट्रंप ने कहा है अमेरिकी मीडिया ने ईरान के बारे में झूठी खबरें छापकर वर्चुअल राजद्रोह किया है। फेक न्यूज के सहारे दुश्मन को लगातार ताकतवर साबित किया जा रहा है। ये हमारे दुश्मन को बढ़ावा देने वाला काम है। हालांकि जिन खबरों को लेकर ट्रंप बौखला गए हैं उनमें से अधिकतर सही पाई गई हैं, क्योंकि ईरान पर ना तो अंकुश लगा है, ना ही अमेरिका ईरान का सरेंडर करा पाया है। साथ ही ईरान से हॉर्मुज का कंट्रोल भी अमेरिका नहीं ले पाया है। और ईरान में अमेरिका ने मिसाइलें बरसाई, फाइटर जेट का ईंधन जला, एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत और कार्गो विमानों की बड़े पैमाने पर आवाजाही हुई। ये सब करने में अमेरिका ने भारी भरकम खर्च किया है और अब हथियारों के प्रोडक्शन और ईरान की नाकाबंदी पर खर्च जारी है। ऐसे में अमेरिका के लिए यह युद्ध बेहद खर्चीला साबित हुआ है। युद्ध के खर्च पर कांग्रेस के सामने रक्षा मंत्री ने जवाब दिया है कि अब तक 29 अरब डॉलर का खर्च हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार का यह आंकड़ा सही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध पर अमेरिका 2,900 करोड़ डॉलर खर्च कर चुका है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह अमेरिका का 1 लाख करोड़ डॉलर का खर्च हो सकता है। यानी ईरान से युद्ध में अमेरिका का करीब 95 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं।